से सदावत्सले मातृभूमि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से कर्नाटक की। कर्नाटक का जो नाटक है वो अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। कर्नाटक में हम सब जान ही रहे हैं कि कांग्रेस ने बड़ी भारी विजय प्राप्त की है और कांग्रेस की लगभग 135 सीटें 224 में से 135 सीटें आना अपने आप में एक अजूबा लग रहा था। बहुत सारी एनालिसिस हो रही थी। एनालिसिस ये हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि हमारा जो वोट शेयर पिछली बार था लगभग वही वोट शेयर है, उनके वोट में कोई फ़र्क नहीं आया। फ़र्क अगर आया तो जेडीएस का 5% वोट कन्वर्ट हो गया कांग्रेस में। ये एक एनालिसिस ये एनालिसिस बीजेपी ने अपनी दी और कहा कि हमारी हार नहीं है, हमारा वोट शेयर जितना पिछली बार था उतना ही वोट शेयर है। अब कोई ये कह सकता है कि इस बार वोट बढ़ गए होंगे, तो वोट शेयर का मतलब ये होता है कि वोट पिछली बार जितना परसेंट पड़ा था उतना ही परसेंट इस बार भी बीजेपी को वोट मिला। जो बढ़ा हुआ वोट होगा 5-7%, वो बढ़ा हुआ वोट भी इनको बढ़कर आया। तो इनका कहना है कि ये दुर्भाग्य है कि हम चुनाव तो हार गए लेकिन हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सीट पर बैठने के बाद, सत्ता आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर सरकारें करती हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, असम की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, ये सरकारें ऐसी रही हैं या ख़ासतौर से इन राज्यों में जहाँ जहाँ अच्छा मुख्यमंत्री बैठा उसने पिछली बार से अगली बार के चुनाव में वोट शेयर भी बढ़ाया है और सीटें भी बढ़ाई हैं। और मध्य प्रदेश जैसा हम देख रहे हैं, तो ऐसा है कि इन राज्यों में बैठने के बाद मुख्यमंत्रियों के अपने काम हैं, मुख्यमंत्रियों की अपनी पहचान है और मुख्यमंत्री जो राइडर है वो अच्छा है। तो वो काम वहाँ पर नहीं हुआ। हाँ, जिस स्थिति में कांग्रेस बीजेपी पिछली बार जीती थी या जितना वोट शेयर मिला था उतना ही इस बार मिला। खैर, ये तो दोनों पार्टियों का अपना अपना है और चुनाव है तो चुनाव में ये सब होता ही है और चुनाव में सब अपने पक्ष को बचाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अब जो एक नई बात निकल कर आ रही है सरकार गठन के दौरान, जो सरकार गठन की बात आ रही है, उसमें एक गुप्त समझौता जो कि चुनाव से पहले हुआ, वो गुप्त समझौते के आधार पर 5 मुस्लिम एमएलए को मंत्री बनाने की बात चल रही है। बात यहाँ पर थी कि सुन्नी उलेमा बोर्ड, जो कि वहाँ का वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन वो कुछ हैं, सुन्नी उलेमा बोर्ड का कहना है कि उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ एक समझौता किया था और उस समझौते की वजह से कांग्रेस को 72 सीटें 72 सीट्स ऐसी हैं जो कि उस समझौते की वजह से मिली। और जो बंटवारा हुआ था टिकट का, देखिए कांग्रेस का टिकट का भी बंटवारा हुआ था, सुन्नी उलेमा बोर्ड के साथ उन्होंने टिकट शेयर की बात कही थी। सुन्नी उलेमा बोर्ड का कहना है कि हमने कांग्रेस से 30 सीटें मांगी थी, उन्होंने केवल हमको 15 दी, 15 में से 9 कैंडिडेट हमारे जीत कर आए। अब कांग्रेस ने एक और वचन दिया था और ये कहा था कि अगर सरकार बनती है तो सुन्नी उलेमा बोर्ड की तरफ से जो लोग एमएलए चुनकर आएंगे वो उनमें एक मुख्यमंत्री बने, एक उप मुख्यमंत्री उनको देंगे और बाकी मंत्रिपरिषद देंगे। अब देखिए, किसी देश पर, किसी प्रदेश पर किसी स्तर की राजनीति करनी हो तो उस राजनीति में जो की मिनिस्ट्री हैं वो कौन सी हैं? एक तो होम मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला सब होम मिनिस्ट्री के पास ही रहता है और जितने प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं या चलती हैं वो सब होम मिनिस्ट्री उसको टैकल करती है, यानी कि इंटरनल मामलों को होम मिनिस्ट्री टैकल करती है, पुलिस प्रशासन होम मिनिस्ट्री के पास रहता है। तो सुन्नी उलेमा बोर्ड का कहना है कि हमारा जो समझौता है उसके तहत हमको एक उप मुख्यमंत्री जैसा कहा था वैसा चाहिए, एक होम मिनिस्टर की बात हुई। अब होम मिनिस्ट्री चलिए दे दी, तो होम मिनिस्ट्री के बाद ये जो वक्फ बोर्ड, चूंकि ये श्रीमान जी जो 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 इसके चेयरमैन हैं, इनका जो दावा है वो उस दावे के अनुसार इनका कहना है कि भाई हमारी दूसरी चीज़ें, इनका वो दावे के अनुसार अगर हम ये मान लें तो ये श्रीमान जी वक्फ बोर्ड के भी कुछ हैं, वक्फ बोर्ड के साड़ी इनका नाम है, तो वक्फ बोर्ड के भी कुछ हैं और वक्फ बोर्ड के होने के नाते वक्फ का खेल बहुत बड़ा है।
मैं तो लगातार कहता आया हूं कि भाई वक्फ का पूरे देश में खेल बड़ा है। जब जहां जिसकी सरकार बन जाए उसको सबसे पहले वक्फ के मामलों को टैकल करना चाहिए। नहीं सरकार किसी दिन गिर गई, सरकार बदल गई और फिर नई सरकार बैठ गई, जैसे कांग्रेस बैठ गई है या समाजवादी पार्टी कहीं बैठ जाती है या आम आदमी पार्टी कहीं बैठ जाती है, जिनको तुष्टीकरण बहुत अच्छा लगता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में वक्फ इतना लंबा खेल खेलेगी कि आपको झेलना मुश्किल हो जाएगा। यही वो कह रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि ये जो जमीन का मामला है प्रदेश का, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रहता है, तो उनका कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू हमको दे दीजिए, दूसरी मिनिस्ट्री। अब जो शफी साड़ी कह रहे हैं, ये स्टेट के वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, के चीफ हैं। आप सोचिए कि ये श्रीमान जी कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड, मैं आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड जो रहता है वो सरकारी बॉडी होती है। सरकार उसको उसमें चेयरमैन चुनती है, सरकार उसमें सीईओ चुनती है, सरकार उसमें जो ऑफिसर्स चुनती है वो चुनती है। सरकार का काम है, चूंकि वो क्वासी स्टेट बॉडी है, राज्य सरकार है। वो अलग बात है कि वक्फ का एक्ट केंद्र सरकार ने 2013 में, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2013 में उसका संशोधन करके उसको अनलिमिटेड पावर देके ऑटोनॉमस बना दिया। लेकिन आज भी राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वक्फ बोर्ड के जो चुनाव हैं उनको चुने। वो तरीका जो होता है वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी के साथ है। तो ये जो स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ शफी साड़ी हैं या सदी हैं, ये ही सुन्नी उलेमा बोर्ड के भी हैं, लीडर हैं। इनका कहना है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू दे दो। क्यों मांग रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू? मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के माध्यम से वक्फ अपना पूरा खेल खेल सकती है। वक्फ का खेल रेवेन्यू से ही चलता है। तीसरा क्या है? हिजाब इशू स्कूलों का था। तो फिर इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहिए। इनको 5 मिनिस्ट्रियों में, एक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ये समझौते की बात बता रहे हैं कि समझौते में डिप्टी चीफ मिनिस्टर किया था, हमको होम मिनिस्ट्री भी चाहिए, हमको एजुकेशन मिनिस्ट्री भी चाहिए, रेवेन्यू मिनिस्ट्री भी चाहिए। ये इनकी पोर्टफोलियो इनको चाहिए ताकि राज्य पर पूर्ण रूप से कब्जा हो सके। भारत में जो मदरसा एजुकेशन है या जो एजुकेशन का प्रभाव है, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी मेन स्ट्रीम से हट गई है, वो बैकवर्डनेस की तरफ चली गई है। वो कभी स्कूल नहीं जाती, वो संसार को एक नई दृष्टि से देखती नहीं है, संसार के प्रोग्रेस को नहीं देखती। वो कहाँ पढ़ती है? वो मदरसे में पढ़ती है और 1500 साल पुराने जीवन को वहीं पर स्थिर होकर देखने की कोशिश करती है और वहीं उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। तो उसकी जो भारत में समस्या आई, उसका कारण था मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि पहला एजुकेशन मिनिस्टर बना। वो कौन था? वो मदरसा छापता, उसने कभी स्कूल की एजुकेशन नहीं ली। दूसरा, वो अरबी घोड़ा था, वो भारतीय नस्ल नहीं थी, वो अरबी था। अरबी घोड़े को भारत में पहली बार चीफ वो बना दिया गया एजुकेशन मिनिस्टर। वो तो गनीमत थी कि उस समय वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी था, जिस समय बंटवारे की बात चल रही थी। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के नाते उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट को ही भारत का प्रधानमंत्री भी बनना था। तो जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद, या उसी समय की बात है कि उस समय अड़ गए लोग कि भाई चेयरमैन बदलना है। तो फिर गांधी जी की कृपा हुई या और जो परिस्थितियां उस समय खेली गई, नेहरू प्रेसिडेंट बन गए और नेहरू प्रेसिडेंट बनकर मुख्य प्रधानमंत्री भी बन गए। उन्होंने मौलाना को, जो कि उनसे पहले के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मौलाना को एजुकेशन मिनिस्टर बना लिया। मौलाना ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है उसके बारे में कि भाई हमारे मरने के इतने साल बाद उसको खोलना तो पता लगेगा, तब तक भारत का बंटवारा हो चुका होता, जैसा वो बो गए हैं वैसा हो जाएगा। आप सोचिए कि ये जो जीत हार है, कारण क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक अलग विषय है। लेकिन विषय इस समय का जो गंभीर है वो ये है कि समझौता जो हुआ, क्या कांग्रेस इतनी गिर गई है कि अब ऐसे समझौते करेगी? देश के बंटवारे के लिए जो जिम्मेदार लोग हो सकते हैं वो लोगों के साथ, उलेमा वक्फ बोर्डों के साथ
समझौता करेगी, उलेमाओं के साथ, सुन्नी बोर्ड के साथ समझौता करेगी। अब सुन्नी बोर्ड अगर राजनीति में उतर आया है और उसने 30 सीटें मांगी हैं और कांग्रेस ने उसको दी भी हैं 15 सीटें, उनमें से 9 लोग चुन कर आए हैं। अब वो कह रहे हैं हमारा समझौता हुआ था, उस समझौता में शफी साड़ी कह रहे हैं कि उस समझौते में हमको ये मिनिस्ट्री की बात थी, हमें वो मिनिस्ट्रियाँ मिलेंगी, हमें कांग्रेस पर पूरा भरोसा है और कांग्रेस वो मिनिस्ट्रियाँ देगी। उनकी वार्ता चल रही है। आप सोचिए कि अगर ऐसा होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू चली जाती तो वक्फ बोर्ड फल फूल कर सामने आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चला जाता है तो पढ़ाई का बंटाढार होना ही है, मदरसा एजुकेशन बढ़ावा मिलने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो जाएगा तो फिर कोई भी आतंक मचाया जाए होम मिनिस्ट्री उसको कंट्रोल नहीं करेगी। किसी भी प्रकार का कोई दंगा हो जाता है तो जो चरमपंथ है, अगर चरमपंथ का सपोर्ट होम मिनिस्ट्री कर जाए तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ था। होम मिनिस्ट्री अगर सुन्नी बोर्ड के उलेमा को उलेमा के कहने पर या उनके अनुसार मिलता है उनको बोर्ड को, तो आप समझ लीजिए कि पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर हुआ करते थे या शिंदे होम मिनिस्टर हुआ करते थे। और हुआ क्या था, हुआ था कि प्रज्ञा भारती हो गया, कर्नल पुरोहित हो गया, भगवा आतंकवाद हो गया, ये सब। और ख़ास तौर से कर्नाटका इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि पीएफआई के सबसे पहले जो घटनाएं शुरू हुई थी, जो 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 तार शुरू हुए थे, जो खेल शुरू हुआ था, वो सब कुछ कर्नाटका से शुरू हुआ था। इसीलिए उन्होंने कहा अगर तुमने पीएफआई बैन करा है तो हम बजरंग दल बैन कर देंगे। पीएफआई से तुलना करते हुए बजरंग दल को लिया है कि पीएफआई अगर तुम बैन करते हो तो बजरंग दल ये बैन कर देंगे। और बजरंग दल बैन करने के बाद आप सोचिए, बजरंग दल वगैरह बैन करने के बाद होम मिनिस्ट्री दे दीजिए और होम मिनिस्ट्री इन सुन्नी बोर्ड के उलेमा को दे दीजिए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए ताकि सभी मिनिस्ट्रियों में वो खटमंडल कर सके। एजुकेशन भी दे दीजिए, रेवेन्यू दे दीजिए। आप समझते हैं कि ये कितनी खतरनाक खेल की बात कांग्रेस कर गई है या कांग्रेस ने किस प्रकार का समझौता किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुन्नी उलेमा बोर्ड के चीफ के सदस्य कह रहे हैं, जो कि स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ भी हैं शफी साड़ी, और वो इस समय क्लेम कर रहे हैं कि उनको जो वचन कांग्रेस ने दिया है वो वचन पूरा किया जाए और कांग्रेस पूरा करेगी, ऐसा उनका कहना है। गंभीर है। आप सभी को सोचने की आवश्यकता है। कांग्रेस में भी जो लोग सरकार में जीत कर आए हैं या जो सरकार बना रहे हैं, उनको भी ये बात जीतने की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि जो मैं ये कह रहा हूँ इसको इतना विस्तार से लोगों को बताया जाए, इतना फॉरवर्ड किया जाए, आप सब सुने तो उसको समझें, इतना विस्तार से बताया जाए और वहाँ के लोगों पर बताया जाए ताकि दबाव बन सके और सरकार का जो गठन है वो सही प्रकार से हो सके। मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रेम इतना अच्छा नहीं है कि वो देश के प्रदेश के बंटाढार में के प्रदेश मतलब देश की जो प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न हो। समस्या तो हमारे सामने है, वो समस्या का समाधान कैसे होगा ये तो आप सब जानिए। ऐसा लग रहा था कि राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे, बड़े पराक्रमी थे, बड़ा उनका अभिमान था कि भाई वो पराक्रमी हैं, तो हमारे देश के बाकी राजाओं ने उनकी मदद करने से इसलिए मना कर दिया था कि ये बड़े घमंडी हैं, ये बड़े पराक्रमी अपने आप को समझते हैं। अब पराक्रम वहाँ दिखा लो तो समझ लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कर्नाटक में कुछ ऐसा ही हो गया हो कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पराक्रमी पार्टी है, बहुत ज़्यादा आप सीट जीत कर आते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आप क्लेम करते हैं, तो जीत कर जरा देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हो गया है कि पृथ्वीराज की मदद करने के लिए देश का कोई राजा नहीं गया बल्कि जयचंद विरोध में गौरी के साथ शामिल हो गया था, तो फिर पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद भारत का क्या हाल हुआ, ये सोचने की बात है कि अभिमान पृथ्वीराज को था। मैं मानता हूँ अभिमान होगा, या जो लोगों का मानना रहा होगा कि भाई ये बड़े पराक्रमी अपने आप को समझते हैं, लेकिन आपके रूठ जाने की वजह से, पृथ्वीराज की मदद न करने की वजह से, विरोध कर देने की वजह से हिंदुस्तान 800 वर्षों तक रूंधा जाता रहा। 800 वर्षों का मतलब ये है कि 5 पीढ़ी 100 वर्ष में होती है, तो 800 वर्षों में आपकी 40 पीढ़ियाँ रौंदी जाती रहीं। 40 पीढ़ियों बाद हमको कुछ ठीक मिला होगा और अब हम फिर वही कहीं राजा दाहिर और पृथ्वीराज का प्रकरण तो नहीं दोहरा रहे हैं। सोचना आपका काम है, भविष्य आपको तय करना है, हिंदुस्तान को आपको सही करना है।
तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये वो फलाना ढिमाका और ये अभिमान हो गया था, स्वाभिमान नहीं अभिमान था, फलाना था, ढिमाका था, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का उतना ही है जितना पिछली बार था। बस इतना है कि आपके नज़रों में जो लग रहा है ऐसा दुष्प्रचार ना करें, नहीं तो अगर मदद ना हुई तो आप समझ सकते हैं कि देश का क्या हाल हो सकता है। ये जो शफी साली कह रहे हैं, ये शफी साड़ी का बयान और कांग्रेस का ये जो गठबंधन, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। हम सबको सुधरने का अवसर दे रहा है, हम सबको चिंतन करने का अवसर इसने दिया है। मुझे लगता है कि पूरा देश उस पर चिंतन करेगा भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।